यस हेलो एवरीवन, एक बार फिर वेलकम करता हूं मैं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू वर्जन हैकर्स में। सो सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा दिल से। विद इन 3 डेज हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो आप सबके इस वैल्यूएबल सपोर्ट के लिए मेरा दिल से धन्यवाद है आप सभी को। ठीक है। इसी खुशी में मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगा आप सभी को कि मैं यहाँ पे कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी कोर्स अपलोड करने वाला हूँ। और साइबर सिक्योरिटी कोर्स का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे फॉरेंसिक्स एंड दुनिया में जितने भी कोर्सेस हैं उन सबको मैं यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल करने वाला हूँ, ताकि जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी यहाँ पे इजीली पढ़ सकें एंड अपने करियर को बूस्ट कर सकें। ठीक है। सो आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो एंड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड एवरीवन, आप सभी से एक लास्ट रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट लाइक एंड बेल आइकॉन जरूर दबा देना। ठीक है। तो आज के इस टॉपिक पे हम देखेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। मैं समझ सकता हूँ थ्योरी आप सभी को थोड़ा सा बोर करती है, बट दोस्त यहाँ पे थ्योरी को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि स्कूल में एबीसीडी को। ठीक है। तो थ्योरी कंपलसरी है, सो प्लीज उसको कंप्लीट कर लेना। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो थ्योरी है वो आपका बेस क्लियर करेगी एंड प्रैक्टिकल जो है वो प्रॉपर आपको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का नॉलेज देगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, हमने देखा था आईपी एड्रेस क्या होता है, क्या क्या डिटेल्स होती हैं एक आईपी एड्रेस में, एंड आईपी एड्रेस किस लिए यूज होता है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे आईपी एड्रेस के टाइप कितने हैं। ठीक है। अब एक बात आप लोगों को समझ लेना है कि आपके ये जो टॉपिक है नेटवर्किंग का, इसको प्रॉपर अपने दिमाग में बिठा लेना एंड ज्यादातर आईपी एड्रेस के वर्किंग को, क्योंकि सारा का सारा खेल इसी का है, नेटवर्किंग का एंड आईपी एड्रेस का। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे आईपी एड्रेस के टाइप से। कितने टाइप्स हैं वो देखते हैं, है ना। तो एक्चुअल में आईपी एड्रेस के हमारे पास टोटल 4 टाइप हैं। 4 टाइप में से पहला है हमारा पब्लिक आईपी। ठीक है। दूसरा है प्राइवेट आईपी। ठीक है। तो अभी हम इन दो को ही समझते हैं एंड दो को मैं समझाता हूं इसके बाद, क्योंकि अगर हम सारे एक साथ मिक्स कर देंगे तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए पहले हम ये दोनों क्लियर कर लेते हैं। तो पहला देखते हैं हम प्राइवेट से। ये बहुत इजीली समझ जाएगा, इसलिए पहले मैं इसी को ले रहा हूं। ठीक है। तो देखो, प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होता है ये एक छोटी सी रेंज में यूज होता है। अब हमने रेंजेस देखी थी नेटवर्क की, है ना। नेटवर्क की रेंज देखी थी, क्या क्या देखा था हमने। हमने देखा था लैन, मैन, वैन। तो यहाँ पे ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये यूज होता है लैन में। ठीक है। छोटे से नेटवर्क पे जब भी एक छोटा सा नेटवर्क होता है वो लैन आईपी एड्रेस का यूज होता है। अब ये और अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा आगे चल के, बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये छोटी सी रेंज के अंदर यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, समझ लो ये राउटर है आपका। ठीक है। राउटर मतलब जो आप वाईफाई लगाते हो घर पे वो। क्लियर। तो ये जो आप घर पे वाईफाई लगाते हो राउटर लगाते हो वो है। ठीक है। एंड इधर साइड पे ये सारे डिवाइसेस हैं जो आपके राउटर से कनेक्ट हैं वायरलेसली या वायर में। ठीक है। वायर से कनेक्टेड हो या वायरलेसली कनेक्टेड हो वाईफाई हॉटस्पॉट से। ठीक है। तो इधर साइड में जितने भी डिवाइसेस इस राउटर के अंदर रूम के अंदर कनेक्टेड हैं वो सारे हो गए लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने कहा था स्टार्टिंग में, आप सभी को याद होगा कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो एक रूम के अंदर एक फ्लोर के अंदर हो सकता है और एक राउटर से कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है। तो देखो, ये सारे डिवाइसेस एक रूम के अंदर ही होंगे एंड एक राउटर से कनेक्टेड होंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे जो एक रेंज का ये फॉर्मेशन हो रहा है, ये है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो प्राइवेट आईपी यहीं पे यूज हो रही है। ठीक है, अब प्राइवेट आईपी देता कौन है, कैसे मिलती है, मैं ये भी बताऊंगा आपको। बट अभी के लिए ये समझो कि ये छोटी सी रेंज के अंदर, ये जो छोटी सी रेंज है, यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क यूज हो रहा है। फिर जब लोकल एरिया नेटवर्क इस छोटी सी रेंज के अंदर यूज हो रहा है, ये सिर्फ छोटी सी रेंज में ही यूज हो रहा है, तो हम इंटरनेट कैसे एक्सेस कर पाते हैं, ये तो क्वेश्चन होगा आप सभी के मन में। तो ये प्रॉपर इंटरनेट हम एक्सेस कर पाते हैं ये दूसरी आईपी की वजह से, जो कि है पब्लिक आईपी एड्रेस, ये बात। ठीक है, अब राउटर के अंदर साइड में जहां आप लगाए अपने रूम के अंदर, वहां पे यूज हो रहा होती है प्राइवेट आईपी एड्रेस। लेकिन राउटर की केबल देखा होगा आपने, जब आप वायर लगाते हो, एक ब्रॉडबैंड एक वाईफाई, तो दूसरे साइड से केबल आती है। तो वो जो केबल आ रही होती है ना, उस केबल से के साइड से आपको मिल जाता है वहां पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, तो ये साइड में यूज हो रही होती है पब्लिक आईपी एड्रेस, एंड पब्लिक आईपी एड्रेस यूज होती है वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ये पब्लिक आईपी कौन देता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बट एक आईएसपी हमने देखा था, तो आईएसपी आपको पब्लिक आईपी एड्रेस देता है। जिसने भी ये ब्रॉडबैंड लगाया होगा आपके घर में, जिस कंपनी ने, उसी ने ये आपको पब्लिक आईपी एड्रेस दिया है, या फिर दे दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पब्लिक आईपी एड्रेस का काम क्या होता है कि आपको इंटरनेट तक पहुंचाना। ठीक है, इंटरनेट तक पहुंचाना। ये प्रॉपर वर्किंग क्या हो रही है इनकी, वो हम समझेंगे, वो भी। ठीक है, लेकिन ये समझो, ये प्रॉपर, ये जो पूरा फॉर्मेशन हुआ है यहाँ से यहाँ तक, मतलब बाहर का पूरा इंटरनेट, ये वैन, यहाँ पे कौन सी आईपी यूज हो रही है, पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो छोटे से रेंज में यूज होगी, लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क पे। ठीक है, एंड पब्लिक आईपी एड्रेस यूज होगी वैन में। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है? तो लैन, प्राइवेट आईपी एड्रेस लैन में, शॉर्ट रेंज नेटवर्क विद इन अ रूम या विद इन अ फ्लोर। ठीक है, एंड पब्लिक आईपी एड्रेस ओवरऑल इंटरनेट के काम आती है, ओवरऑल वर्ल्ड में इंटरनेट सर्व करने के काम आती है। ठीक है, अब इतना सब समझने के बाद एक और चीज समझो आप लोग, रेंजेस समझ में आ गई होगी आपको। अगर नहीं भी समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसके लिए और डिटेल वीडियो बना दूंगा। समझ में आ गई है तो भी कमेंट्स करना दोस्तों, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले। आप सभी ये कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड मुझे बहुत खुशी होती है आप सबको ये सब पढ़ाते हुए। ठीक है, सो ये सब जानने के बाद एक चीज जानना जरूरी है हमको, जो कि रूल्स है कुछ। ठीक है, रूल ये है कि ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये वाला, ये कभी भी प्राइवेट आईपी एड्रेस से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे ही ये प्राइवेट आईपी एड्रेस इस पब्लिक आईपी एड्रेस से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते पब्लिक एंड प्राइवेट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आईपी एड्रेसेस दिए हुए हैं, एक जो राउटर के पास आपको दिया हुआ है पब्लिक आईपी एड्रेस, एंड अंदर अंदर साइड में है जो प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे क्या सिस्टम यूज होता है ये भी मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये सारा टॉपिक आपको चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। जस्ट अभी इनको समझो, अभी मैंने जितना समझाया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे दो टाइप और जो है, तो यहाँ पे जो पब्लिक एंड प्राइवेट हमने देख लिया, तो यहाँ पे जो पब्लिक एंड प्राइवेट थे, ठीक है, तो स्टैटिक एंड डायनेमिक को लाने की क्या जरूरत थी, क्यों नीड पड़ी? तो एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ पे हमको आईपीस को यूज करने में दिक्कत हो रही थी। अब दिक्कत कैसे हो रही थी, मैंने कहा था कि 0 to 255 तक रेंज में एक आईपी एड्रेस बनता है, जो हमने अभी देखा था IPv4, है ना। तो इस टोटल कॉम्बिनेशन से, मतलब इस
पूरे कॉम्बिनेशन से जो आईपी एड्रेस बनते हैं ना वो 4.7 बिलियन के आसपास बनते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनेट यूजर जो है वो 7 बिलियन के आसपास हैं। तो ये कैसे किया जाए, इस फॉर्मेशन को या फिर इस कमी को कैसे दूर किया जाए? तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आईपी एड्रेसेस को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखो, एक है, दो टाइप यहाँ पे और आ गए, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट के बाद एक है स्टैटिक एंड दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टैटिक का मतलब आप सभी ने देखा होगा, फिक्स, जो फिक्स होता है। डायनेमिक का मतलब जो चेंजेबल हो, चेंज होता है। एंड स्टैटिक का मतलब जो नॉन चेंजेबल है ना, जो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक आईपी एड्रेस एंड डायनेमिक आईपी एड्रेस, ठीक है, ये दोनों हमारे आईपी एड्रेस को फुलफिल करने में हेल्प कर रहे थे। अब कैसे कर रहे थे? तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका यूज कहाँ होता है। तो जो स्टैटिक आईपी एड्रेसेस है ना, ये यूज होते हैं हमारे सर्वर्स में। सर्वर क्या होता है? एक बहुत बड़ा कंप्यूटर जो कि हमारे इस नॉर्मल सिस्टम से बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है इसमें, ठीक है। एंड बहुत बड़ा सा होता है ये, एक रूम कह सकते हो, एक अलमारी से बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब जितने मर्जी चाहे उतना मर्जी इसको बना सकते हो। अब सर्वर किस काम में आता है? तो वेबसाइट जो रन होती है, आप लोग जो वेबसाइट एक्सेस करते हो वो इस सर्वर से ही एक्सेस करते हो। कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो वो इस सर्वर में ही स्टोर होती है, ठीक है। अब जो गूगल है, गूगल का भी सर्वर आपने सुना होगा, है ना, तो वो यही सर्वर होता है। तो हम जब वेबसाइट एक्सेस करने जाते हैं फ्रेंड्स, तो वहां पे हम वेबसाइट के पास हम जाते हैं, वेबसाइट हमारे पास आती है। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, वहां पे वेबसाइट के पास हम जाते हैं या वेबसाइट हमारे पास आती है? तो जाहिर सी बात है हम वेबसाइट के पास जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम्पल ले लो, गूगल का आज आईपी एड्रेस ये है, ठीक है, लेकिन कल किसी भी रीजन से ये चेंज हो गया, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। और कैसा हो, जब डेली बेसिस पे चेंज हो तो कैसा होगा? आप इस आईपी एड्रेस तक अच्छे से पहुंच ही नहीं पाओगे, या फिर आप गूगल को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, है ना। इसीलिए इस झंझट से बचने के लिए, लोगों को प्रॉब्लम ना हो वेबसाइट को एक्सेस करने में, तो उन्होंने फिक्स आईपी एड्रेस एक दे दिया गूगल को, ठीक है। वैसे ही वेबसाइट जो आप एक्सेस करते हो ऑनलाइन जाके, वेब सर्वर आपके ब्राउजर में सर्च करके, वो सभी के पास फिक्स आईपी एड्रेस होता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये होता है बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड जितनी भी वेबसाइट हैं आपके इंटरनेट पे, सब छोटी से बड़ी सबके पास फिक्स आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसका यूज समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा है डायनेमिक आईपी एड्रेस, जो कि चेंज होता रहता है। तो चेंज आईपी एड्रेस क्यों जरूरत पड़ी और कौन यूज करता है? तो ये यूज करते हैं हम लोग, हम जैसे लोग, ठीक है। हम जैसे लोग क्यों? अच्छा एक बात बताओ, अभी आपका फोन है, ठीक है, आप फोन में इंटरनेट यूज कर रहे हो, आपको एक पब्लिक आईपी दी हुई है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद या फिर कुछ महीनों बाद आपके फोन का इंटरनेट रिचार्ज खत्म हो जाएगा, नेट पैक खत्म हो जाएगा, तो आपका फोन बिना नेट का पड़ा रहेगा। तो क्या आपके फोन में आईपी एड्रेस रखने का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता, क्योंकि वो आईपी एड्रेस आपके यूज में ही नहीं आ रहा है, ना आप इंटरनेट चला पा रहे हो, और आईपी एड्रेस अगर रखा रहा तो कोई मतलब का नहीं, वो वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो डायनेमिक आईपी एड्रेस होते हैं, ये इसी यूज के लिए होते हैं कि जिनके फोन स्विच ऑफ हैं, जिनका फोन खराब हो गया है, जिनके फोन में रिचार्ज खत्म हो गया किसी भी रीजन से, उस फोन में इंटरनेट की जरूरत नहीं है, तो वहां से आईपी एड्रेस हटा दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये एक फोन है एंड इसको एक आईपी एड्रेस ये वाला मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये इस फोन का रिचार्ज खत्म हो गया, तो कंपनीज क्या करेगी, ये आईपी एड्रेस की टाइम डेट नोट करके, मतलब समझ लो 30 तारीख को 12 बजे से लेके 1 बजे तक ये वाला आईपी एड्रेस फोन ए के पास था, ठीक है। ऐसे टाइम नोट करके ये आईपी एड्रेस दूसरे सिस्टम को अलॉट कर देते हैं ये लोग, ठीक है। और जब ये रिचार्ज डाल लेगा तो इसको डिफरेंट आईपी एड्रेस दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे वर्क होता है। तो इससे हुआ क्या, तो सबको
आईपी की जो कमी हो रही थी वो थोड़ी सी रिजॉल्व हो गई, है ना। एंड जो 5-7 बिलियन थे वो सारे के सारे एक साथ आईपी एड्रेस इंटरनेट यूज कर पा रहे थे। तो यही फंडा है स्टैटिक आईपी एड्रेस का एंड डायनेमिक आईपी एड्रेसेस का। अब एक और एग्जांपल समझो। एग्जांपल के लिए आप सब लोग स्कूल कॉलेज जाते हो, है ना। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग स्कूल जाते हो, ठीक? तो स्कूल में जो एड्रेस है आपका स्कूल का, समझ लो जोन ए है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। स्कूल का एड्रेस आपका जोन ए है एंड आपके घर का एड्रेस है जोन बी, ठीक है। एक बात बताओ, आप स्कूल जब जाते हो, ठीक है, तो इस एड्रेस के बेसिस पे ही जाते हो, है ना, कि ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे मैं इस स्कूल में जाऊंगा, ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा स्कूल है। अब कैसा हो अगर आपके स्कूल का एड्रेस डेली चेंज हो जाए, कभी जोन बी हो जाए, फिर जोन सी हो जाए, क्या आपको पता पड़ पाएगा कि जो मेरे स्कूल का एड्रेस है वो जोन सी है, जोन बी है? नहीं पता पड़ पाएगा, आप बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंचोगे, ठीक है। तो ये दिक्कतें सामना करना पड़ेगा, आप स्कूल पहुंच पहुंच ही नहीं पाओगे, झंझट आएगी, आपको परेशान हो जाओगे एंड छोड़ दोगे स्कूल, ठीक है। फिर अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, अगर आपके घर का एड्रेस चेंज होता है, इधर कभी जोन सी, जोन जेड, जोन पी, कहीं भी हो जाए, ठीक है, इन जगह पे कहीं भी आ जाए, तो आपको स्कूल जाने में दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका घर कहीं भी रहे लेकिन आपको आपके स्कूल का एड्रेस पता है ना, तो आप डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो बस यही है कॉन्सेप्ट डायनेमिक एंड स्टैटिक आईपी एड्रेस का देने का रीजन, ठीक है। तो ये जो स्कूल था ये है स्टैटिक आईपी एड्रेस जो कि फिक्स है, जो कि जरूरी है रहना, एंड ये जो घर है ये है डायनेमिक आईपी एड्रेस, ठीक है, जिसके चेंज होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग गूगल के सर्वर को एक्सेस करते हैं एंड किसी भी आईपी एड्रेस से एक्सेस करें, है ना, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गूगल का आईपी एड्रेस चेंज हो गया तो हम उसका तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। हम एक्सेस इजीली इसको कर ही नहीं पाएंगे, उसको सर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को आईपी एड्रेस का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, डायनेमिक आईपी, स्टैटिक आईपी, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं, है ना, कि डायनेमिक आईपी के बारे में, है ना। स्टैटिक आईपी तो हम नहीं देख सकते क्योंकि ये आईपीज हमने देखा है कि किसके पास होती है, वेबसाइट्स के पास होती हैं जिनको फिक्स की जरूरत है। डायनेमिक आईपी हम यूज करते हैं, इसका प्रैक्टिकल हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो यहाँ पे हम चलेंगे अपने ब्राउजर में, है ना। ब्राउजर मतलब आप गूगल, कोई भी गूगल अपना खोल लो, ठीक है। तो मैं स्विच करता हूँ अभी अपने ब्राउजर पे, तो हम आ चुके हैं ब्राउजर में, ठीक है। तो आप लोगों को सभी को अपने फोन में ये करके देखना है प्रैक्टिकल। सबसे पहले क्या करना है आप सभी को, ब्राउजर में आके लिखना है व्हाट्स माई IP v4, ठीक है, व्हाट्स माई IPv4, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट लिख लेना, नहीं लिखोगे तो भी गूगल सजेस्ट कर देता है। तो व्हाट्स माई IPv4 पे जाना है एंड यहाँ पे कोई भी लिंक पे क्लिक कर देना है, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट पे जाओगे ज्यादा अच्छा हो। यहाँ पे देखो IPv4 दिखा रहा है ना, IP वर्जन 4, ये आपको नोट करके रख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, आपके, अगर आप राउटर से जुड़े हुए हो तो आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि राउटर जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल टावर से कनेक्ट हो जाना है ना, मोबाइल का जो टावर है उसके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाना है, मोबाइल टावर से, सिम के, ठीक है। फिर इस वेबसाइट में आके ये लिखना है व्हाट्स माई IPv4, उसके बाद ये आईपी एड्रेस नोट करना है। देन आपको आपके फोन को फ्लाइट मोड पे डाल देना है, ठीक है। फ्लाइट मोड में डालने के बाद वापस से सेम वेबसाइट पे आना है ना, एंड चेक करना है। तो जैसे आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस आपका चेंज मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो ये सभी को अपने अपने फोन में करके देखना है, ठीक है। फिर से जो लोग राउटर से कनेक्टेड हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो उनको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि ये आईपी एड्रेस राउटर जब तक ग्लिच बंद नहीं करोगे, आप ऑफ नहीं करोगे, तब तक ये चेंज नहीं होगी। आईपी कब चेंज होती है? जब अपना फोन नेट ऑफ हो, रिचार्ज खत्म हो गया हो, ठीक है, फोन स्विच ऑफ हो, एवरीथिंग। तो जब भी कोई हर्डल आता है तो आईपी चेंज हो जाती है, वो किसी और को दे दी जाती है, ठीक है। तो ये सभी करके देखो आप लोग, ठीक है। एंड एक बात और, ये आप लोग जो वेबसाइट पे एक्सेस कर रहे हो, ये क्रोम पे, ये जो आईपी एड्रेस आपको सामने दिख रहा है, ये है पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस आपको कभी भी आपके सिस्टम के सेटिंग में नहीं दिखेगा। ये आपको देखना है तो ऐसे ब्राउजर पे ही देखना पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस हम देख सकते हैं हमारे टर्मिनल पे, ठीक है, वो हमने जो देखा था। तो हमारा इसके अगले टॉपिक देखते हैं आईपी के वर्जन्स को। आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है, एंड इनकी नीड क्या पड़ी, एंड जब वर्जन 4 से काम चल रहा था वर्जन 6 क्यों आया। तो देखो, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि आईपी एड्रेस जो वर्जन 4 होता है वो 32 बिट का होता है, ठीक है। एंड इसको जब हम लिखते हैं, जैसे इसको लिखा जाता है डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहते हैं हम उसको। ये डॉट जो यूज कर रहे हैं ना, इसको जिस टाइप से लिखा जाता है, डॉट को लिख के इसको लिखा जाता है, डॉट को डोनेट करके ना। यहाँ पे डॉट लिखते हैं, उसके बाद आईपी एड्रेस लिखा जाता है 192.168.1.1, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम, ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ठीक है। उसके बाद प्रीफिक्स नोटेशन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, प्रीफिक्स नोटेशन एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है 255 255 255 255, ये हमारे आईपी एड्रेस का लास्ट रेंज है, ठीक है। एंड ये बताना चाहता है कि स्टार्टिंग की जो 3 डिजिट हैं ये सिर्फ नेटवर्क के लिए यूज होगी ना। जैसे हमने तो देखा था ना कि यहाँ पे एक कंट्री होगा, स्टेट होगा, आईएसपी सिटी होगा, ठीक है। तो वो तो होता ही है, साथ में ये भी वो उसमें पता चलता है कि सामने के जो 3 पेयर हैं इसमें, वो जाएंगे नेटवर्क के लिए। मतलब जो इंटरनेट आप लोग यूज कर रहे होते हैं ना, उसको डोनेट करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 3 जो पेयर हैं, ये स्टार्टिंग के 3 पेयर, ये नेटवर्क के लिए रखे जाते हैं, ठीक है, इससे नेटवर्क रिप्रेजेंट होगा। एंड ये लास्ट वाला जो पेयर है, ये इससे रिप्रेजेंट होगा हमारा डिवाइस। यहाँ पे डिवाइस के लिए रखा जाता है ये लास्ट पेयर जो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो /24 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 24 बिट यहाँ पे नेटवर्क के लिए रखी गई है। जैसे देखो, ये 8, 16 एंड 24, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे 24 बिट जो है वो 32 बिट्स में से 24 बिट जो है वो रखे गए हैं नेटवर्क के लिए, ठीक है। लास्ट वाला रखा गया है डिवाइस के लिए, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस ज्यादा कंफ्यूज मत होना है, नहीं भी समझा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल ये बस, स्टार्टिंग के जो 3 पेयर होते हैं ये रिजर्व रखे जाते हैं नेटवर्क के लिए, इससे नेटवर्क की आइडेंटिटी होगी, ठीक है। लास्ट वाला डिवाइस की आइडेंटिटी लेके चलेगा, ठीक है? मतलब टोटल 24 बिट रखा जाता है नेटवर्क के लिए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एड्रेसेस, कि कितने नंबर बनाए, कितने एड्रेस बनाए जाएंगे, बना सकते हैं इस बन सकते हैं इस IPv4 से, ठीक है। तो अराउंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 4.7 बिलियन IP एड्रेस बन सकते हैं हमारे IPv4 वर्जन 4 से। हमने टाइप देखा ना आईपी के, तो ये वर्जन है, मतलब जनरेशन है कि कब आया, ठीक है। ये वर्जन 4 है, फिर वर्जन 6 आया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। वो टाइप थे जो कि रेंज के हिसाब से थे, ये वर्जन है जो कि जनरेशन के हिसाब से आए, ठीक है। तो IPv4 आपको समझ में आया होगा। अब IPv6 के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। देखो, IPv4 जो था हमारा 32 बिट का था, एंड IPv6 हमारा 128 बिट का नंबर होता है, 128 बिट का एड्रेस होता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एड्रेस फॉर्मेट, जैसे यहाँ पे हम इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन कर रहे थे, तो इसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नोटेशन। मतलब यहाँ पे ये जो साइन है ना, इसको हेक्साडेसिमल नोटेशन कहते हैं, कॉलम को।
ठीक है। ये जो कॉलम लगे हुए हैं इसको हेक्साडेसिमल नोटेशन कहते हैं, मतलब जिस टाइप से इसको लिखा गया है उस फॉर्मेट को, सिंपल सी चीज है, इसको लिखने का तरीका है बस। ठीक है, इसके लिखने के तरीकों को कहते हैं हम हेक्साडेसिमल नोटेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5, 5 ही पेयर दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे टोटल 8 पेयर होते हैं। यहाँ पे दिखाया नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो दो देख रहे हो ना, हर जगह एक एक लगा हुआ है ना, हर जगह के एक एक लगा हुआ है। यहाँ पे दो लगे हुए हैं एक साथ। तो यहाँ पे दो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये जो दो लगे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे जीरो है, मतलब 3 जीरो के पेयर हैं। ठीक है, तो जब भी आपको IPv6 में ऐसे दिखे तो समझ जाना वहां पे जीरो है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इसमें 8 पेयर होते हैं टोटल। ठीक है, 8 पेयर होते हैं, तो इस मैंने कैसे अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पे 3 जीरो है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ही दिखा रहा है ना, एंड यहाँ पे इन्होंने डबल कॉलम लगा दिया, 2 बार कॉलम लगा दिया, तो मैं समझ गया कि 8 यहाँ पे दिखाया गया है एंड 3 यहाँ पे जीरो छुपा दिए गए हैं इसके। ठीक है, तो आपको स्पीसीज में भी यही ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा, जहां पे ये जो 2 कॉलम लगे होंगे एक साथ, वहां पे समझ जाना जीरो है। एंड कितने जीरो हैं, जब दो या दो से ज्यादा जीरो हो तभी इसमें लगाया जाता है, मतलब पेयर। ठीक है, ऐसे पेयर। ठीक है, चारों में पेयर होने चाहिए तब, मतलब ये चारों पेयर में जीरो होंगे तब यहाँ पे इसको डोनेट किया जाए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो 8 पेयर होते हैं, तो इन 8 पेयर पहले तो स्टार्टिंग पेयर्स में सेम डिटेल्स होती हैं। ठीक है, एड्रेस, स्टेट, एवरीथिंग। ठीक है, जो हमने उसमें देखा था। बट यहाँ पे लास्ट ये जो 64, यहाँ पे जैसे देखो, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रीफिक्स नोटेशन, अब एड्रेस बड़ा है तो यहाँ पे नेटवर्क के लिए ज्यादा रेंज रखी जाएगी, ज्यादा बिट्स रखे जाएंगे ना। तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग के 4 पेयर यहाँ पे होते हैं नेटवर्क के लिए। ठीक है, जैसे पहला ये एंड 3 ये। ठीक है, जो जीरो थे, 3 ये एंड ये, तीन 3 जीरोज एंड एक ये फर्स्ट पेयर, ये टोटल 4 पेयर रखे जाते हैं नेटवर्क के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एक पेयर होता है वो कितने बिट का होगा, 16 बिट का होगा। ठीक है, एंड 16 × 4 करोगे तो इज इक्वल्स टू 64 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 64 बिट रखी जाती है नेटवर्क के लिए। ठीक है, यही बता रहे हैं। तो 64 बिट यहाँ पे रखी जाती है नेटवर्क के लिए। समझ में आया सभी को? तो कमेंट सेक्शन में बता देना इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, तो 64 बिट नेटवर्क के लिए, बाकी बची 64 बिट डिवाइस के लिए होगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर होता है एंड बहुत बड़ा एड्रेस है, 128 बिट बहुत बड़ा एड्रेस होता है। ठीक है, इसीलिए 4 पेयर नेटवर्क के लिए, 4 पेयर डिवाइस के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो 4 पेयर हो गए, ये हो गए नेटवर्क के लिए, एंड बाकी के बच्चे 4 पेयर हो गए हमारे डिवाइस के लिए, जो डिवाइस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे काउंट भी नहीं कर सकते, इतने एड्रेसेस बनाए जा सकते हैं। 340 ट्रिलियन 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 ट्रिलियन, 340 ट्रिलियन, 340 ट्रिलियन, 340 ट्रिलियन। कह सकते हो कि आने वाली जनरेशन भी इसको यूज कर पाएगी, एंड उसकी आने वाली जनरेशन की आगे वाली जनरेशन को भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फॉर्मेशन है। ट्रिलियंस ट्रिलियंस आप गिन भी नहीं सकते, इतने फॉर्मेशन हो सकते हैं। अब जो IPv6 है ये बनता कैसे है, किन कॉम्बिनेशन से बनता है? तो ये बनता है, देखो, 0 to 9 इसमें नंबर यूज किए जाते हैं, एंड A से लेके F तक इसमें अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक नंबर के कॉम्बिनेशन में होगा ये, है ना। जैसे जीरो से 0 से 9 तक में एक, ठीक है, फिर एक के साथ जीरो लगा देंगे, 9, फिर 9 के साथ जीरो लगा देंगे, मतलब ऐसे ही इन सब के कॉम्बिनेशन से।
एंड अल्फाबेट्स भी मिक्स होते हैं, जैसे 10A 10B 10F, F तक ही होगा ये। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से कि जैसे यहाँ पे ई है, अगर मैं यहाँ पे जेड लगा दूं तो क्या ये आईपी एड्रेस सही होगा हमारे इस रूल के हिसाब से? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रेंज के बाहर हो गया, जेड इसमें है ही नहीं, क्योंकि ए से एफ तक यूज होते हैं इसमें रेंज। ठीक है। सो आई होप आप सभी को IPv4 एंड IPv6 समझ में आ गया। ये हमारा अपकमिंग एड्रेस है, अभी ये ट्रायल में है, जस्ट लॉन्च होगा, कुछ कुछ डिवाइसेस में देखने के लिए मिल रहा है, कुछ कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगा। ठीक है। तो हम टेस्टिंग करेंगे IPv4 में ज़्यादातर, एंड IPv6 के बारे में भी बताऊंगा मैं आप सभी को इस जर्नी में। ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है। IPv4 IPv6 अगर समझ गया होगा तो ठीक है। अगर ये नहीं समझा है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आपको सबसे पसंद कौन सा टॉपिक आया वो बताना। ठीक है। ओके। सो आई होप आप सभी को IPv6 IPv4 समझ में आया होगा। अब आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो आईपी एड्रेस हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस, डायनेमिक आईपी एड्रेस, ये सब वर्क कैसे कर रहे हैं, इनकी वर्किंग कैसे हो रही है प्रॉपर। तो ये जैसे ही समझ जाएगा आपको, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक हम देख लेते हैं छोटा सा एक प्रैक्टिकल, है ना। अब एक क्वेश्चन है मेरा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आईपी एड्रेस से एक सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है? अब एक्सेस का मतलब है ये, मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसी का प्रैक्टिकल हम अभी लाइव करके देखेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मशीन्स में, प्रैक्टिकल मशीन्स में। तो ये है मेरी काली मशीन। ठीक है। एंड ये है मेरी विक्टिंग मशीन, दूसरी वाली। ठीक है। ये, तो मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा अपने इस मशीन से। ठीक है। ये मेरी मैन मशीन होगी, एंड ये मेरी टारगेट मशीन होगी, मेटास्प्लॉयटेबल 2 एंड काली। अब ये वर्चुअल मशीन्स हैं। ठीक है। ये वर्चुअल मशीन्स इसलिए सेटअप की जाती है ताकि जो मेरा बाहर वाला सिस्टम है, मैन सिस्टम, उस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है। यहाँ पे मेरे से कोई मिस्टेक भी हो जाए, कोई करप्ट भी हो जाए कोई सिस्टम इसमें, या फिर ज्यादा लोड आ जाए इन सिस्टम्स में, तो बाहर वाले सिस्टम पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है? तो इनको वर्चुअल सिस्टम्स सेटअप करते हैं इनके लिए। आपका भी कराऊंगा मैं, कैसे करते हैं क्या करते हैं वो सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं आप सब। ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल। तो यह है हमारी मेटास्प्लॉयटेबल। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसको आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस करूं। एक्सेस करने का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है। एंड इस मशीन से, काली मशीन से। ठीक। तो सबसे पहले मैं तो बिना आईपी एड्रेस, मतलब उसकी आईपी एड्रेस देखे बिना उस सिस्टम में मैं टच भी नहीं करूंगा उस सिस्टम को। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं अपने सिस्टम को परमिशन दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको परमिशन दी। देखो, हर सिस्टम में दो यूजर होते हैं, गेस्ट एंड एक एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन दी है अभी। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे मैं एक्सेस हुआ हूँ, यानी रूट अकाउंट में एक्सेस हुआ हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कमांड भी सिखाऊंगा, हर एक चीज सिखाऊंगा, कमांड्स कैसे रन करते हैं, एवरीथिंग, जितनी भी कमांड्स हमारी यूज में आएगी वो सारी चीजें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं सामने वाले की आईपी सिस्टम में जाए बिना देखूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेट डिस्कवर का यूज करूंगा। ठीक है। ये नेट डिस्कवर एक टूल होता है जो कि अपने रेंज में जितनी भी आईपी एड्रेसेस हैं उनको कैसे स्कैन किया जाए, ये इससे पता चलता है। ठीक है। हम इससे स्कैन कर सकते हैं अपने रेंज के जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ। आप सभी को ये ग्रीन लाइंस पसंद आ रही होगी, वैसे मुझे भी पसंद है बहुत। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि
इसको भी परमिशन दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आगे चल के कुछ काम हो तो मैं इस पे परफॉर्म कर सकूँ। ठीक है, तो ये IF कॉन्फ़िग है जो इस पे जब हम रन करते हैं ना, तो यहाँ पे हम इसकी IP देख पाते हैं सिस्टम की। तो ये जो मेरा सिस्टम है जिसपे मैं, ये मेरा मेन सिस्टम, इसकी IP एड्रेस ये है अभी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे सामने वाले सिस्टम की IP का एक अंदाजा लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा एक ही सिस्टम है तो मैं आसानी से पहचान जाऊंगा, आप भी पहचान सकते हो। तो यहाँ पे ये दो IPs बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती, ये आगे चल के आप भी समझ सकते हो, आप भी समझ जाओगे, ठीक है, क्यों ये दो IPs नहीं है, ठीक है। अब पहली तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड दूसरी के बारे में मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ, ठीक है। एंड ये वर्चुअल मशीन है तो हो सकता है इसका सपोर्टेबल राउटर IP हो ये, ठीक है। बट ये जो थर्ड वाली दिख रही है मुझे लग रहा है ये है। एंड ये लास्ट वाला जो है ये भी डिफॉल्ट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाली IP चूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी सिलेक्ट कर पाओगे बहुत इजीली, अभी जो आगे नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है ना उससे चूज कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने कैसे किया। आप अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो जाहिर सी बात है सबको कंफ्यूजन हो। IP पहचानने के बाद अब मैं यहाँ पे अटैक परफॉर्म करूंगा सामने वाले सिस्टम पे, उसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। तो IP मैंने सिलेक्ट कर ली है, ये वाली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये IP सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे उस पर स्कैनिंग करता हूँ, अटैक परफॉर्म करता हूँ। अटैक परफॉर्म करने के लिए हम एक टूल का यूज लेते हैं जो कि बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, Nmap, ठीक है। इसे यूज करेंगे एंड -v लिखेंगे हम। -v एक तरह से यूज होता है वर्बसिटी दिखाने के लिए, कोई भी डिटेल्स, कोई भी कमांड जब हम रन करते हैं उसको, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको डिटेल्स वे में दिखाने के लिए। कभी कभी क्या होता है, कोई कमांड हम रन कर देते हैं, उसके बैकएंड में बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती है, वो हमको पता नहीं चलता कि वो टूल एक्चुअल में कर क्या रहा है। तो डिटेल्स में देखने के लिए हम -v का यूज करते हैं। एंड उसके बाद हम पोर्ट स्कैनिंग करेंगे। पोर्ट क्या होते हैं वो भी बताऊंगा मैं। तो इसका मतलब है कि हम सारे पोर्ट एक साथ स्कैन कर रहे हैं, और कितने पोर्ट होते हैं वो भी बताऊंगा। तो पोर्ट्स को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड जाहिर सी बात है, आप लोग अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कुछ नॉलेज नहीं होगा, सब बताने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है गाइज, ठीक। तो अब नेक्स्ट IP एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, 192.168.66.144, ठीक है। एक बार मैच कर लेंगे IP एड्रेस यही है या नहीं, एग्जैक्ट में यही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स रन करूंगा, एक छोटी सी स्क्रिप्ट रन करूंगा, या फिर अभी हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। मैं आपको स्क्रिप्ट कर रन करना भी बताऊंगा, हर चीज बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इससे कुछ डिटेल्स मांग लेते हैं SV के जरिए। ये हमको बताएगा कि सामने वाले सिस्टम पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, किस पोर्ट में कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है। वो भी पता बताऊंगा मैं, क्या है सॉफ्टवेयर, क्या है सर्विसेज, क्या है एवरीथिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, एक कमांड और लिख देते हैं लास्ट, हमने यहाँ पे वर्बसिटी दे दिया, पोर्ट दे दिया, वर्जन दे दिया। हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम देना बाकी है, सामने वाले सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम जानना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, जब तक हमको सामने वाले सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है ये पता नहीं चलेगा, तो आप सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ अब, ठीक है, मेरी कमांड कंप्लीट हो गई। मैंने Nmap लिख के सबसे पहले ये बताया कि ये टूल यूज लेना है, ठीक है। -v लिख के वर्बसिटी बताया कि जो भी चीज़ें रन करो मुझे डिटेल्स में दिखाओ एंड बैकएंड में रन ना हो, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे IP एड्रेस लिख दिया टारगेट सिस्टम का, एंड इसके बाद वर्जन, एंड उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्जन कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है एंड उसका वर्जन, ठीक है, उसकी सर्विसेज, ठीक है। स्कैनिंग रन कर दिया मैंने, ठीक है। एंड इसने स्कैन किया, देखो ये सारे पोर्ट्स ऐसे होते हैं। पोर्ट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूंगा मैं आप सभी को, उसके बारे में आप निश्चिंत रहो। बस अपना अच्छा सा सपोर्ट दिखाओ मुझे, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है फ्रेंड्स, बिलीव मी। सो मैं
कोशिश करूंगा आपको अपना हर एक नॉलेज शेयर करने का यहाँ पे। ठीक है। ओके। तो इसके रिजल्ट आने तक हम वेट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे सारा रिजल्ट आ गया है हमारा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमको क्या क्या डिटेल्स मिली है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ एंड इसको मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है। ठीक। ओके। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने मुझे बताया है डिटेल्स में कि इतनी सारी पोर्ट ओपन है यहाँ पे। ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये सारी सर्विसेज ओपन है। ये वर्जन बता रहा है उनके एंड ये सर्विसेज। ठीक है। अब यहाँ पे और भी डिटेल्स हमने मांगी थी इससे ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि वो जाने बिना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे हम्म, ये बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बोल रहा है लिनक्स चल रहा है। एंड लिनक्स का बता रहा है कि ये वर्जन चल रहा है लिनक्स का इसके बीच में। ठीक है। ठीक है, हमको पता चल गया लिनक्स का है ये। ठीक। अब मैं देखूंगा कि सबसे जल्दी मैं किस पोर्ट से एक्सेस ले सकता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये वाला जो पोर्ट है ये मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी एक्सेस दे देगा। ठीक है। पोर्ट नंबर है 5124। ठीक है। तो अब एक्सेस लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टूल का यूज लेते हैं जो कि है नेट कैट। ठीक है। नेट कैट। एंड उसके बाद सेम हम हाइपन वी यूज लेंगे, वो सभी आपको पता है कि हाइपन वी किस लिए यूज ले रहे हैं हम। ठीक है, वर्बसिटी के लिए। एंड आईपी एड्रेस सिस्टम का 192.168.66 एंड डॉट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आईपी एड्रेस फिर से, 66.144। ठीक है। डॉट 144 एंड पोर्ट नंबर, ओ गलती से एंटर प्रेस हो गया फ्रेंड्स। एंड पोर्ट नंबर यहाँ पे मैं डालूंगा 1524। ठीक है। यही था हमारा 1524। हम इन सारे पोर्ट से सिस्टम को प्रैक्टिकल में, जब आगे का प्रैक्टिकल करेंगे हम इन पोर्ट से, जितने भी पोर्ट्स हैं सबसे सिस्टम को एक्सेस करके देखेंगे। ठीक है। ठीक है, 5124 ही है हमारा। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये बोल रहा है कि ओपन हो गया सेशन। अब आपको क्या लगता है, सिस्टम एक्सेस कर लिया मैंने, या फिर मैंने सिस्टम, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या मैंने सिस्टम को एक्सेस कर लिया है? देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ls लिखूंगा, मतलब देखता हूँ सामने वाले सिस्टम की कुछ फाइल्स दिख रही है मुझे। तो मुझे तो यहाँ पे कुछ फाइल्स दिख रही हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि अपने ही सिस्टम में है या ये सामने वाले के सिस्टम में है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम फाइल्स सामने वाले सिस्टम में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ किस फोल्डर में पड़ी हुई है वो फाइल। ठीक है, किस जगह पे। तो मैं इसकी लोकेशन देखूंगा। तो यहाँ पे मुझे लोकेशन दिख रहा है रूट। रूट लोकेशन मतलब ये बैकस्लैश का मतलब है रूट, ये भी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। तो जो रूट नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये पड़ा हुआ है। ठीक है। एंड इसको मैं डिटेल्स भी मैं आप सबको बताऊंगा। अब मैं दूसरे वाली मशीन को अब देखो आपके सामने टच करूंगा। ठीक है। एंड अब तक मैंने इस पर लॉगिन भी नहीं किया था। ठीक। तो अब मैं इसको लॉगिन भी करूंगा। ठीक है। ठीक, मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैं इसका सबसे पहले आईपी चेक करता हूँ। यहाँ पे इसका आईपी वही है जिसपे हमने टैग किया था, 144। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि किस जगह पे हूँ मैं। ठीक है, क्या किस डायरेक्टरी में है। तो पीडब्ल्यूडी से हम किस लोकेशन में है वो पता चलता है। तो ये बोल रहा है कि मैं होम एंड
एडमिन के अंदर बैठा हूँ अभी, ठीक है। लेकिन मुझे किस जगह पे जाना है, रूट वाले में, मतलब एक बैकस्लैश की जो लोकेशन थी उसके अंदर, तो मैं सीडी करके उस जगह पे जाऊंगा एंड यहाँ पे एलएस करके देखूंगा यहाँ पे वो मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो बिन है, बूट है, सी रोम है, देव है, ईटीसी होम, ये सारी चीजें हैं, आप लोग देख सकते हो। अब मैं दूसरे सिस्टम में जाता हूँ एंड यहाँ पे देखता हूँ वो सारी चीजें दिख रही है, बूट है, सीडी रोम, देव, ईटीसी, ठीक। हमने ये एक्सेस कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हमको वो वाले सामने वाले सिस्टम का आईपी एड्रेस दिखा रहा है। तो देखो सामने वाले सिस्टम का आईपी एड्रेस भी दिखा रहा है, हमारा आईपी एड्रेस डिफरेंट था हमने जब देखा था। इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे हम IF कॉन्फ़िग से अपना आईपी एड्रेस देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस दिखा रहा है 133 एंड इसका आईपी एड्रेस दिखा रहा है 144, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा अंदाजा लगाया हमने एक्सेस किया या नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, सामने वाले सिस्टम को, इसको अगर रिबूट कर दूं मैं अपने ही सिस्टम से तो कैसा होगा, तो मुझे अंदाजा लग जाएगा, बड़ा इम्पैक्ट होगा, तो हमको दिखेगा कि हाँ सिस्टम हैक हुआ है। तो यहाँ पे रिबूट करूंगा, एंटर प्रेस दबा दूंगा, रिबूट लिख के, तो देखते हैं सामने वाला सिस्टम होता है रिबूट या नहीं। तो देखो ये रिबूट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये देखो ये रिबूट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक, देखो रिस्टार्ट हो गया, अभी वापस से पूरा रिस्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम दूसरे जगह बैठे बैठे एक सिस्टम को एक्सेस कर पाए एंड उसको रिबूट भी कर दिया हम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप भी कर पाओगे आगे आने वाली जर्नीज पे, ठीक है, आने वाली क्लासेस पे। अब एक आप सभी के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि ये जो सारी वीडियोस हैं ये आपके नॉलेज को इनहेंस करने के लिए एंड आप किसी की हेल्प कर सको उसके लिए बनाए जा रहे हैं। गलत काम में आप किसी को यूज नहीं लेना है ये सारी चीजें, ठीक है। अब एक बात और, यहाँ पे ये जो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है ये यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिकल के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप किसी भी सिस्टम में अटैक करो, आप कर पाओगे, लेकिन आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें मैं सब बताऊँ, ठीक है, क्या है कैसा है, क्यों इसको हम इसी मशीन को चूज करते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सब क्लियर होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करो, ठीक है, एंड आगे की क्लासेस के लिए मुझे और मोटिवेट करो। एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए आप सभी का। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ओके बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।